हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मगध के उत्कर्ष को एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। इसी के साथ साथ मगध पर जितने राजवंशों ने शासन किया उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, तो उन राजवंशों को रटने की जो झंझट होती है वो आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो भी राजवंश है और उसके अंतर्गत जितने भी शासक थे उनका क्रम भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, तो उनको भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पूरी वीडियो है वो एक कहानी की तरह चलने वाली है। यदि आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो पूरा भारत था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन महाजनपदों के बीच में दोस्तों शक्ति और सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष होता रहा, और या तो बड़े महाजनपदों ने इन पर कब्जा कर लिया या फिर इनसे मित्रता करके उनको अपने अधीन कर लिया। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में आते आते केवल 4 महाजनपद ही सरवाइव कर पाए। ये कौन कौन से थे दोस्तों? अवंती, वत्स, कौशल और मगध। इन चारों महाजनपदों में भी दोस्तों अगले 100 सालों तक राजनीतिक आधिपत्य के लिए निरंतर संघर्ष होता रहा, जिसमें मगध महाजनपद जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। अब हम बात करने वाले हैं कि मगध महाजनपद के पास में ऐसा क्या था जिससे वह उत्तर भारत का केंद्र बन गया और सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो इसमें सबसे पहला कारण है दोस्तों प्राकृतिक सुरक्षा। दोस्तों, मगध महाजनपद की जो राजधानी थी राजगृह, वह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इस वजह से किसी भी दूसरे महाजनपद के लिए इतना आसान नहीं था कि वह मगध महाजनपद की राजधानी पर आक्रमण कर सके। इसी तरह से मगध महाजनपद की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि गंगा और सोन नदियों के बीच में स्थित थी, उनके संगम पर स्थित थी। और ये जो नदियां हैं वो एक दुर्ग का काम करती थी। किसी भी महाजनपद से अगर आक्रमण होता है तो ये जो नदियां हैं उनको बीच में ही रोक देती थी। इस वजह से मगध महाजनपद की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों को ही प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी। इस वजह से यहाँ के जो शासक थे वह दूसरे महाजनपदों पर कब्जा करने के लिए निश्चिंत हो गए, तो इनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद दूसरा जो बेनिफिट था वो था विस्तृत उपजाऊ मैदान। दोस्तों, ये जो मगध महाजनपद था वह उत्तरी और दक्षिणी गंगा के मैदान के बीच में स्थित था। इस वजह से यहाँ की जो भूमि थी वह उपजाऊ थी। अगर भूमि उपजाऊ होगी तो यहाँ पर क्या होगा? कृषि अच्छी होगी। दोस्तों, जब कृषि अच्छी होगी तो यहाँ पर खाद्यान्न की स्थिति अच्छी होगी, लोगों की शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता करेगी। जब दोस्तों कृषि अच्छी होगी तो व्यापार भी अच्छा होगा और राजा को क्या मिलेगा? कर मिलेगा। और जब राजा को कर मिलेगा तो वह क्या करेगा? अच्छी सेना रख सकेगा। तो विस्तृत उपजाऊ मैदान इसके लिए एक बेनिफिट के रूप में काम करता था। तीसरा इसको लाभ मिला खनिज संसाधनों की उपलब्धता। दोस्तों, मगध की राजधानी राजगृह की जो पहाड़ियां थी वो भारी मात्रा में लौह अयस्क से भरी हुई थी, और प्राचीन काल में लोहे का काफ़ी इम्पोर्टेंस था, जैसा कि हमने महाजनपद में देखा। जब हमने महाजनपद पढ़ा था तो ये जो महाजनपद है वो किस वजह से बने थे? लोहे के विकास के कारण। तो यहाँ पर दोस्तों मगध की राजधानी जो राजगृह थी उसके पास में काफ़ी लोहा था, और लोहे का प्रयोग हथियारों के रूप में किया जाना आसान हो गया, तो आसानी से हथियार बनने लगे। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बड़ी मात्रा में वन क्षेत्र थे, और वनों में काफ़ी मात्रा में हाथियों की उपलब्धता थी। इन हाथियों का प्रयोग जो है वह सेना में कर सकते थे। तो ये 3-4 बेनिफिट हैं जिनकी वजह से मगध जो है एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बेनिफिट था कि मगध महाजनपद में शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक हुए। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार दोस्तों मगध महाजनपद पर टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया। अब ये 7 राजवंश कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं, फिर हम इनका जो क्रम है उसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, तो आपको जो रटने की झंझट होती है वो खत्म हो जाएगी। तो पहला है दोस्तों हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश, फिर मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद में आता है शुंग वंश।
शुंग वंश के बाद में कण्व वंश का शासन रहा और कण्व वंश के बाद में हम इतिहास में सातवाहन वंश को पढ़ते हैं। लेकिन सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो महाराष्ट्र के सिमुक में स्थित थी। इस वजह से उसने मगध में कोई रोल प्ले नहीं किया स्पेसिफिक। इस वजह से कण्व वंश के बाद में हम पढ़ते हैं दोस्तों गुप्त वंश। तो इन सभी जो राजवंश थे उनके क्रम को याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक है दोस्तों, हाय सर नो मोर शुगर कीप गोइंग। कोई आपसे कह रहा है कि हाय सर नो मोर शुगर, ठीक है, कीप गोइंग, एक दो बार आप पढ़ेंगे हाय सर नो मोर शुगर कीप गोइंग, तो इससे आपको सभी राजवंश याद हो जाएंगे। अब कैसे? तो हाय से हो जाएगा दोस्तों आपका हर्यक वंश, सर से हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश, ठीक है, एस से क्या हो गया शिशुनाग वंश, नो से हो जाएगा दोस्तों नंद वंश, मोर से हो जाएगा मौर्य वंश, शुगर से हो जाएगा आपका एस जो है शुगर में उससे हो जाएगा शुंग वंश, कीप से हो जाएगा आपका कण्व वंश और गोइंग से हो जाएगा दोस्तों आपका गुप्त वंश। तो आपको एक ही लाइन याद करना है, हाय सर नो मोर शुगर कीप गोइंग। तो इससे आपको सारे जो राजवंश है उनका क्रम याद हो जाएगा, हाय सर नो मोर शुगर कीप गोइंग। दोस्तों ऐतिहासिक प्रमाणों में जो 7 राजवंश थे उसमें सबसे पहला राजवंश आता है हर्यक वंश। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक ग्रंथों की बात करें, जैसे यदि हम महाभारत की बात करें, तो वहां से हमें जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक थे बृहदत्त, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था जरासंध। परंतु दोस्तों ये जो बृहद्रथ वंश है और जो जरासंध है उसके बारे में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। हमें केवल आध्यात्मिक ग्रंथों जैसे महाभारत में ही इस वंश की जानकारी मिलती है। इस वजह से दोस्तों हम जो है ऐतिहासिक प्रमाणों पर ज़्यादा जोर देते हैं और मगध में सबसे पहला राजवंश पढ़ते हैं हर्यक वंश। ठीक है, अब हम हर्यक वंश को पढ़ते हैं और उसके जो भी शासक थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। इसमें मुख्य रूप से 4 शासकों ने शासन किया। हर्यक वंश में 4 शासक थे। पहला था बिंबिसार, इसके बाद आता है उसका पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद में उसी का पुत्र आता है उदयन और उदयन के बाद में शासन करता है नागदशक। अब हम इन चारों को कैसे याद करेंगे? कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किसके बाद कौन आया, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आया या फिर उदयन आया। तो ये जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? हर एक बहु नाग है, हर एक बहु नाग है, तो हर एक से हो जाएगा दोस्तों हर्यक वंश। तो आपको जो वंश है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। हर एक से क्या हो गया? हर्यक वंश। तो बी से हो गया दोस्तों बिंबिसार, ए से हो गया दोस्तों अजातशत्रु, यू से हो गया उदयन और हर एक बहु हो गया। ठीक है, हर एक बहु क्या है? नाग। तो नाग से क्या हो गया? नागदशक। तो दोस्तों हर एक बहु नाग है, इससे हमें हर्यक वंश के जो शासक थे उनका क्रम याद होता है। हर एक से क्या हो गया? हर्यक वंश। बी से हो गया बिंबिसार, ए से हो गया अजातशत्रु, यू से हो गया उदयन। तो हर एक बहू हो गई और बहू को तो आप जानते ही हैं, है ना, बेटे की पत्नी। हर एक बहू क्या है? नाग है, तो नागदशक। तो ये जो शासक थे उनको हमने याद कर लिया है। अब हम बात करते हैं बिंबिसार की, तो ये भी आपको याद हो जाएगा, बस आपको वीडियो अच्छे से देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार का जो शासन था वो था 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। देखिए दोस्तों ये जो है ईसा पूर्व की बात हो रही है, इस वजह से हम धीरे धीरे जीरो की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आपको वैसे भी पता होगा। 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इस वंश का जो है वह प्रथम और शक्तिशाली शासक था बिंबिसार। और जो बिंबिसार था दोस्तों वह मगध साम्राज्य की जो सत्ता थी उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की इसने बागडोर संभाली और लगभग 52 वर्षों तक इसने शासन किया। इसका एक और नाम है दोस्तों, वो है श्रेणिक। जैन साहित्य में ये जो बिंबिसार था उसको श्रेणिक कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों जो बिंबिसार था उसने अपनी राजधानी बनाई राजगृह। तो देखिए अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि राजगृह किसकी राजधानी थी तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बिंबिसार मतलब क्या हो गया? बीबीसार, है ना। और दोस्तों जो बीबी होती है ना वो राज करती है, तो बिंबिसार ने कौन सी राजधानी बनाई? राजगृह। बीबी क्या करती है? राज करती है, तो राजगृह इसने राजधानी बनाई। बिंबिसार ने अपने राज्य के विस्तार के लिए
3 विवाह किए। अब ये 3 विवाह से उसको क्या क्या बेनिफिट हुआ इसको हम अच्छे से देखते हैं। इसने पहला विवाह किया दोस्तों महाकोशला नाम की एक लड़की से, महाकोशला देवी से विवाह किया, जो कि कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, महाकोशला से ये विवाह करता है। सबसे पहले इसको क्या बेनिफिट मिलता है, तो सबसे पहले इसको बेनिफिट मिलता है कि इसका साम्राज्य का विस्तार होता है। तो कौशल राज्य से मित्रता हो गई और साम्राज्य का इसका विस्तार हुआ। दूसरा बेनिफिट इसको मिला कि काशी जो है, जो कि वाराणसी है वर्तमान में, काशी इसको दहेज के रूप में मिल गई। तो महाकोशला से विवाह करने से इसको 2 बेनिफिट हुए कि कौशल राज्य से मित्रता हो गई और दूसरा इसको जो काशी है वह दहेज के रूप में मिल गई। इसके बाद दोस्तों दूसरा विवाह करता है वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से। अब देखिए क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं कि पहला विवाह किससे किया और उससे क्या बेनिफिट मिला, दूसरा विवाह किससे किया और उससे क्या बेनिफिट मिला। तो इसको मैं याद करवा देता हूँ। पहला विवाह किया महाकोशला से, तो महाकोशला का एम ले लो। दूसरा विवाह किया चेलना से, तो चेलना का सी ले लो। तो ये क्या हो गया, माँ और चाची, एम सी है ना। अब एम सी का कुछ लोग अलग मतलब भी निकाल लेते हैं, तो माँ और चाची, तो एम सी हो गया। तो एम से क्या हो गया महाकोशला और दूसरा विवाह किया चेलना से। ठीक है, तो आपको जो इसके विवाह है वो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब चेलना से विवाह करता है दोस्तों, तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है, तो इससे लिच्छवियों से इसकी मित्रता हो जाती है, जो कि एक शक्तिशाली गणतंत्र था। इसी के साथ दोस्तों ये चेलना से सबसे ज्यादा प्यार करता था। कौन करता था, बिंबिसार। और इसी की वजह से एक इसका बेटा उत्पन्न होता है जिसका नाम है अजातशत्रु, जो कि बाद में शासक बनता है। यह जो है जो बिंबिसार एक तीसरा विवाह करता है पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से। अब इसको इससे क्या बेनिफिट मिलता है, तो जो क्षेमा थी इसकी वजह से पंजाब तक, पश्चिम भारत तक दोस्तों जो मगध महाजनपद है उसका विस्तार हो जाता है। मगध की पकड़ पंजाब तक पहुंच जाती है। तो आपको महाकोशला एम हो गया, सी से हो गया छेलना, तो एम सी याद हो जाएगा। और ये जो मद्र राजकुमारी थी क्षेमा, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा आप इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीनों की हमने शादियां देख ली, बिंबिसार की तीनों शादियों को देख लिया। अब बिंबिसार के और कार्यों को देखते हैं। दोस्तों बिंबिसार ने 3 विवाह किए और तीनों विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब उसको समझ आ गया कि भैया शादी करेंगे ना तो दिमाग खराब कर देगी पत्नी, दिमाग चाट जाएगी पूरा। इस वजह से जिससे अच्छा है कि हम युद्ध लड़ लेते हैं। तो बिंबिसार जो है वो अंग महाजनपद पर आक्रमण करता है और उसको युद्ध में जीत लेता है और वहां का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाता है। इसी समय दोस्तों अवंती महाजनपद जो था उसका राजा था चंडप्रद्योत, जो कि पांडु रोग से ग्रस्त हो जाता है। वहां के जो डॉक्टर थे, जो कि राजवेद थे, उन्होंने बोला कि भैया अब तो तुम मर जाओगे। अब देखिए अगर किसी से बोल दे कि भैया तू मरने वाला है और वो अचानक ठीक हो जाए तो उसको कैसा लगेगा। तो वहां के जो डॉक्टर थे, जो राजवेद थे, उन्होंने बोल दिया कि भैया तुम मर जाओगे। इसका पता चलता है दोस्तों बिंबिसार को। तो बिंबिसार जो है वो अवंती में अपने राज्यवेद जीवक को भेजता है, जो कि चंडप्रद्योत को सही कर देता है। अब चंडप्रद्योत जो है उसको ऐसा लगता है कि मैं बच गया, और किस वजह से बचा, बिंबिसार की वजह से। इस वजह से दोस्तों जो अवंती महाजनपद है वो मगध की अधीनता स्वीकार कर लेता है और दोनों मित्र बन जाते हैं। तो ये कहानी होती है बिंबिसार की। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जो अजातशत्रु है इसकी बीवी परेशान करती रहती है कि भैया थोड़ा बहुत तुम भी शासन करो, मैं भी तो महारानी बनूंगी। तो अजातशत्रु जो है उसकी बीवी परेशान करती रहती है और अजातशत्रु को एक दिन गुस्सा आता है, पापा से बोलता है, बिंबिसार से बोलता है कि पापा कब तक शासन करोगे, 52 साल हो गए, तुम हट ही नहीं रहे हो, थोड़ा बहुत हमें भी तो करने दो। तो अजातशत्रु की बात नहीं मानता बिंबिसार, और अजातशत्रु क्या करता है कि बिंबिसार को कैद कर लेता है, ठीक है, और खाना पीना नहीं देता और बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। तो सत्ता की लालसा के कारण दोस्तों अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद किया और भूखा रखकर उसको मरवा दिया, और अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, अजातशत्रु अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने पिता को मार देता है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हम कहानी बना रहे हैं। तो ये आपको समझ आ गया। अब चलता है अजातशत्रु का शासनकाल। दोस्तों अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन किया।
बिंबिसार की हत्या के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया, इस वजह से इसको पितृहंता कहा जाता है। तो भैया किसको पितृहंता कहा जाता है? अजातशत्रु को। अजातशत्रु का अर्थ होता है दोस्तों शत्रुओं का नाश करने वाला, और ये जैन धर्म को मानता था। तो 3-4 बातें याद रखना है कि पितृहंता किसको कहा जाता है? अजातशत्रु को। अजातशत्रु का जो अर्थ होता है वो क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाला, और ये जैन धर्म को मानता था। अब देखिए अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार की दूसरी पत्नी का। बिंबिसार की दूसरी पत्नी कौन थी दोस्तों? चेलना। ठीक है, बिंबिसार की दूसरी पत्नी कौन थी? चेलना, और चेलना का बेटा था अजातशत्रु। अब इसकी जो पहली मम्मी थी, मतलब बड़ी मम्मी महाकोशला, इसको गुस्सा आता है कि भैया ये तो बाद में आई है चेलना, इसका बेटा शासक बन रहा है और मेरे बच्चों का क्या होगा? तो महाकोशला जो कि इसकी बड़ी मम्मी थी, इसको गुस्सा आता है और ये अपने बड़े भाई प्रसेनजीत से बोलती है कि भैया ये शासक बन गया, इससे युद्ध करो और इसको हरा दो। तो प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में दोस्तों युद्ध होता है, लेकिन प्रसेनजीत की पराजय होती है और प्रसेनजीत जो है वो अपनी पुत्री बजीरा का विवाह कर देता है अजातशत्रु से। जिस तरह से रावण अपनी बहन की बातों में आ गया था, उसी तरह से दोस्तों प्रसेनजीत जो है अपनी बहन महाकोशला की बातों में आता है, और अजातशत्रु और प्रसेनजीत का युद्ध होता है, जिसमें प्रसेनजीत जो है वो हार जाता है और अपनी पुत्री बजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है। इसके बाद दोस्तों अजातशत्रु की अपने मामाओं से भी नहीं बनती है। इसकी मम्मी कहाँ की थी? वैशाली के लिच्छवियों की राजकुमारी थी, लेकिन ये काफ़ी तेज था, इस वजह से इसकी मामाओं के साथ भी नहीं बनती है और वैशाली के लिच्छवियों से इसका युद्ध होता है। इसमें अजातशत्रु द्वारा रथमूसल और महाशिला कंटक नामक 2 हथियारों का प्रयोग किया जाता है। रथमूसल क्या है? ये आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, आगे चक्री लगी हुई होती है। तो इस रथमूसल का प्रयोग करता है वैशाली के लिच्छवियों को हराने के लिए। इसी के साथ साथ महाशिला कंटक का उपयोग भी यह है लिच्छवियों को हराने के लिए करता है। तो इसको भी आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि पत्थर जो है उससे तिरपाल बांधकर फेंकते हैं। तो इसने 2 हथियारों का प्रयोग किया, रथमूसल और महाशिला कंटक का। तो अच्छे से याद रखना है अजातशत्रु के बारे में। इसको पितृहंता कहते हैं, जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और प्रसेनजीत से इसका युद्ध होता है, बजीरा से इसका विवाह होता है, और वैशाली में इसने 2 हथियारों का प्रयोग किया, रथमूसल और महाशिला कंटक का। इसके बाद और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इसके समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। कहाँ पर? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। जब हमने बौद्ध धर्म को कहानी की तरह पढ़ा था तो मैंने इस बौद्ध संगति के बारे में आपको विस्तार से बताया था। तो इसका आयोजन किसके शासनकाल में होता है? अजातशत्रु के शासनकाल में, प्रथम बौद्ध संगति का। इसी के साथ दोस्तों अजातशत्रु ने पाटलीग्राम नामक एक नगर बसाया, जो कि बाद में मगध की राजधानी बनता है। दोस्तों एक बात और याद रखना है कि अजातशत्रु जो था उसका एक उपनाम था कुणिक, लेकिन जिस तरह से इसके पिता ने गलती की, बिंबिसार ने गलती की कि सत्ता नहीं छोड़ी और अजातशत्रु को गुस्सा आ गया और अपने पिता बिंबिसार को मार डाला, उसी तरह से दोस्तों अजातशत्रु जो है वो भी अपनी सत्ता को नहीं छोड़ रहा था। इस वजह से अजातशत्रु का एक बेटा होता है उदयन, जो कि अजातशत्रु को चूरा घोंप देता है, मार देता है कि भैया अब तुम भी मरो, थोड़ा बहुत हम भी शासन करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अजातशत्रु टोटल 32 वर्षों तक मगध पर शासन करता है और इसके बाद इसका पुत्र उदयन इसकी हत्या कर देता है। फिर शासन शुरू होता है उदयन का, जिसने 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने अपने पिता को मारा था, इस वजह से इसको भी पितृहंता कहा जाता है। उदयन ने दोस्तों पाटलिपुत्र को मगध की नई राजधानी बनाया। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने। लेकिन उदयन जो है वो समझदार था, वो अपने बेटे से बोलता है कि भैया मारना मत, तेरे को जब शासन करना हो बढ़िया बोलना, मैं सत्ता को छोड़ दूंगा। तो उदयन के बाद दोस्तों इसका पुत्र आता है नागदशक। लेकिन दोस्तों ये जो नागदशक था वो बकलोल आदमी था, योग्य नहीं था, ताकत नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। इस वजह से नागदशक कुछ समय तक मगध पर शासन करता है, ठीक है, लेकिन यह अयोग्य व्यक्ति था। इस वजह से इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग द्वारा कर दी गई और शिशुनाग ने एक नए वंश की स्थापना करी,
जिसको कहा जाता है शिशुनाग वंश। देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मगध में सबसे पहले आता है हार्यक वंश, और हार्यक वंश में 4 शासकों ने प्रमुख रूप से शासन किया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से शासक थे। तो हमारी ट्रिक क्या थी, हर एक बहु नाग है, तो हर एक से क्या हो गया था, हार्यक वंश, बी से हो गया था बिंबिसार, ए से हो गया था अजातशत्रु, यू से हो गया था उदयन। तो हर एक बहु क्या है, नाग, तो नाग दशक। तो हार्यक वंश को हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश में 2 प्रमुख शासक हुए। पहला तो हुआ शिशुनाग और इसके बाद आता है कालाशोक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिशुनाग की। शिशुनाग ने शासन किया दोस्तों 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक। इसने अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार कर लिया और उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब मगध का साम्राज्य जो है दोस्तों बिहार से लेकर अवंती तक यानी मालवा तक फैल गया। अब शिशुनाग ने भैया वत्स और अवंती को अपने अधीन क्यों किया, तो उसके कुछ कारण थे। पहला था राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना। शिशुनाग को ऐसा लगता था कि अगर ये ताकत में बने रहेंगे तो मेरी जो सत्ता है और जो शक्ति है उसको चुनौती मिलती रहेगी। इस वजह से इसने इनको अपने अधीन कर लिया। इसी के साथ मगध साम्राज्य का विस्तार करना भी एक उसका उद्देश्य था कि ये चाहता था कि मगध साम्राज्य जो है वह उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरे। तो मगध साम्राज्य का विस्तार, इसी के साथ अवंती से पुरानी दुश्मनी थी। कुछ समय तक इनमें मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, लेकिन अवंती जो है एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर रहा था। इसी के साथ राजमार्गों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करना भी एक उद्देश्य था शिशुनाग का, क्योंकि अवंती और वत्स जो है वो राजमार्गों और व्यापारिक मार्गों को रोकते थे। इस वजह से जो शिशुनाग था उसने सोचा कि क्यों ना अवंती और वत्स को अपने कब्जे में कर लिया जाए। इसके बाद दोस्तों शिशुनाग ने नई राजधानी बनाई वैशाली को। ठीक है, तो शिशुनाग ने किसको राजधानी बनाया, वैशाली को। दोस्तों महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। महावंश जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ पर हमें श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसी महावंश से हमें पता चलता है कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है। अब हम कालाशोक के शासन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों कालाशोक जो है उसने शासन किया 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक। दोस्तों कालाशोक का मतलब होता है जो शोक का भी काल हो, मतलब जो दुख का भी काल हो उसको कहते हैं कालाशोक। दोस्तों कालाशोक का एक और नाम था काकवर्ण। अब काकवर्ण का मतलब क्या होता है, तो देखिए काक का मतलब होता है कौवा और वर्ण का मतलब होता है रंग। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो रंग है वो बिल्कुल कौवे जैसा हो। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा है ना, ये मैंने इमेज भी इसी वजह से यहाँ पर डाली है। तो इसको काकवर्ण भी कहा जाता है। यह शिशुनाग वंश का दूसरा शासक माना जाता है। देखिए दोस्तों शिशुनाग वंश में मुख्य रूप से 2 शासक थे। पहला था शिशुनाग जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी, और दूसरा था कालाशोक। तो दोनों के नाम जो है वो ट्रिक से याद करने की जरूरत है नहीं, है ना, शिशुनाग और कालाशोक। फिर भी यदि आपको याद नहीं होता है तो इसको बना लो सा और इसको बना लो का, मतलब शक हो रहा है ना। तो सा से शिशुनाग और का से कालाशोक। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा जमा सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है ट्रिक बनाने की। दोस्तों कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के दौरान दूसरी बार बौद्ध संगति का आयोजन होता है 383 ईसा पूर्व में, और कहां पर होता है, वैशाली में। तो देखिए जब हमने बौद्ध संगति पढ़ी थी तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वापस कि कालाशोक के समय दूसरी बार बौद्ध संगति का आयोजन होता है। इसने टोटल 28 वर्षों तक शासन किया। भले ही दोस्तों ये काला था लेकिन बहुत ही मेहनती था। इसके 10 पुत्र थे। इतनी मेहनत करी इसने कि इसके 10-10 पुत्र थे, ठीक है, जिन्होंने अगले 22 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसकी हत्या का उल्लेख मिलता है हर्ष चरित्र में। हर्ष चरित्र में ये कहा गया कि काकवर्ण को पाटलिपुत्र में घूमते हुए महापद्मनंद द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इसका एक और पुत्र आता है जिसको कहा गया नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन ने कोई विशेष रोल प्ले नहीं किया। नंदीवर्धन इसकी मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए बैठता है और बैठने के तुरंत बाद ही महापद्मनंद इसकी हत्या कर देता है और नए वंश की स्थापना करता है जिसको कहा गया दोस्तों नंद वंश।
अब हम नंद वंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, नंद वंश का शासन चलता है 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व तक। इसका जो प्रमुख शासक था वो था महापद्म नंद। देखिए, महापद्म नंद ने जो है वो कालाशोक के बाद में उसके पुत्र नंदीवर्धन की हत्या कर दी और नए वंश की स्थापना करी, जिसका नाम क्या है, नंद वंश। तो पहला शासक हो गया महापद्म नंद। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस वंश का जो संस्थापक था ना, वो एक शूद्र था। ठीक है, एक दलित व्यक्ति था। कौन? महापद्म नंद। इस वजह से दोस्तों इसने जो क्षत्रिय हैं उनको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे क्षत्रियों की हत्या कर दी, क्योंकि यह एक शूद्र था और सभी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से इसने कई सारे क्षेत्रों को जीता, कई सारे जो क्षत्रिय थे उनको हरा दिया। इसी वजह से दोस्तों इसको सर्वछत्रांतक की उपाधि प्रदान की गई। इसका मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसकी उपाधियों को हम ट्रिक से याद करेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी और दिक्कत नहीं आएगी। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वछत्रांतक, क्योंकि इसने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था। सर्वछत्रांतक का मतलब क्या होता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला। फिर ये कलिंग पर आक्रमण करता है और एक राट की उपाधि धारण करता है। इसी के साथ दोस्तों इसको भार्गव भी कहा जाता है, मतलब दूसरा परशुराम भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान परशुराम ने कई सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, क्षत्रियों को पृथ्वी पर से पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। इसी वजह से इसको भार्गव भी कहा जाता है और सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है। अब देखिए इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण करी, तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं और ट्रिक है दोस्तों ए, बी और सी। तो ए से क्या हो गया आपका एक राट, ठीक है। बी से क्या हो गया दोस्तों आपका भार्गव और सी से क्या हो गया दोस्तों आपका सर्वछत्रांतक। तो महापद्मनंद ने कौन सी उपाधि धारण करी? उसने करी ए, बी और सी। ए से क्या हो गया एक राट, बी से हो गया भार्गव और सी से हो गया सर्वछत्रांतक। ठीक है, तो ये इसकी जो उपाधियां हैं वो आपको याद हो जाएगी। दोस्तों, ये जो महापद्मनंद था ना, ये भी काफी मेहनती था। इसके टोटल 8 पुत्र थे। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में इसके 9 पुत्र बताए गए हैं, लेकिन अधिकांश की मान्यता है कि इसके 8 पुत्र थे। उन्हीं में से धनानंद भी इसका एक पुत्र था, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक बनता है और महापद्मनंद के बाद में वो मगध पर शासन करता है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, महापद्मनंद की उपाधियां हमने समझ ली और यह कौन था? एक शूद्र था। अब हम बात करेंगे धनानंद के बारे में। दोस्तों, धनानंद जो है वह नंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है और यह काफी क्रूर शासक था। यह जनता पर काफी अत्याचार करता था। इसी के साथ बड़ी मात्रा में ये जो है उनसे धन लेता था। इसी वजह से इसका नाम पड़ा दोस्तों धनानंद। यह जो है सिकंदर के समकालीन था। इसी के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया। और किसके समय किया? धनानंद के समय। धनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों, जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो इसके दरबार में चाणक्य आया, जिसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य आया और सिकंदर के आक्रमण के बारे में उसको रोकने के लिए, सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए धनानंद को एक प्रस्ताव देता है कि भैया जो मगध महाजनपद है काफी शक्तिशाली है और मगध ही सिकंदर को रोक सकता है, तो आप जो है सिकंदर पर हमला करिए और भारत की सुरक्षा का प्रयास कीजिए। लेकिन ये जो दोस्तों धनानंद था वो चाणक्य का अपमान करता है, उसकी चोटी पकड़कर खींचता है, उसकी चोटी खोल देता है। इसी वजह से दोस्तों ये जो चाणक्य है वो एक प्रतिज्ञा लेता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा और पूरी तरह से नंद वंश का नाश कर दूंगा। आगे चलकर चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करता है और उसके सहयोग से धनानंद को पराजित करता है और उसके बाद में दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना होती है। दोस्तों, मौर्य वंश जो है वो एक बड़ा राजवंश है जहां पर कई सारे शासकों ने शासन किया, कई सारी उनकी उपलब्धियां रही। इस वजह से हम उसको एक अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और कई सारी जगह पर कोरिलेशन और ट्रिक का प्रयोग करेंगे ताकि आपको मौर्य वंश को कम से कम रटना पड़े और सब कुछ आपको कहानी की तरह याद हो जाए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करें।